अद्य पूर्वं यद्विषये अस्माभिः चर्चितं तद्विषयम् अग्रे नीत्वा किञ्चित् अहम् उपस्थापयामि। तत्र यथा मया ह्यः उक्तं शोधप्रविधिः इत्येतत् अस्माकं शास्त्रेषु कथं वर्तते इति आरम्भः कृतः। तद्विषये किञ्चित् अहम् अग्रे नेतुमिच्छामि। तत्र शास्त्रेषु यल्लक्षणमुच्यते प्रबन्धोऽपि लक्षणमिति विचिन्त्यते। भवद्भिः यः कोऽपि विषयः शोधविषयत्वेन विचारविषयत्वेन स्वीक्रियते तस्मिन् विषये भवन्तः लक्षणं लिखन्ति इति अर्थः। प्रबन्धलेखनं नाम लक्षणलेखनं, लक्षणनिरूपणं, तदेव शास्त्रनिरूपणं। तदर्थं शास्त्रकारैः काचित् भाषा निरूपिता। तत् स्वशास्त्रे भवन्तः जानन्ति साहित्यं, व्याकरणं, न्यायः, मीमांसा इति तत्तत् शास्त्रेषु काचित् परिभाषा उपयुज्यते। तां परिभाषामाश्रित्य तत्तत् शास्त्रीय पदार्थानां लक्षणानि निरूप्यन्ते। अधुना मया प्रबन्धानां भाषा, प्रबन्धानां परिभाषा अपि दृष्टा। आधुनिकप्रबन्धानाम्, आधुनिकसंस्कृते लिख्यमानानां भाषा परिभाषा च यदा अवलोकिता तत्र मम किञ्चित् वक्तव्यमिति मनसि प्रतिभाति। यथा अस्माकं लोकभाषाः भवन्ति, लोकभाषायाः प्रभावः महान् दृश्यते। तत् वारयितुं न शक्यते, परन्तु तत्तच्छास्त्रस्य कापि भाषा प्रकृतिः भवति, भाषा मर्यादा भवति। तां भाषा प्रकृतिं, भाषा मर्यादाञ्च आश्रित्य यदि वयं लिखामः तर्हि प्रबन्धः पठनयोग्यः भवति। तस्मात् भवद्भिः अवश्यं तत्र दृष्टिः निधेया। यत्किमपि शास्त्रं भवतु तस्य शास्त्रस्य उचिता समुचिता काचित् भाषा भवति, काचित् परिभाषा भवति। यथा सिमिलि इति आङ्ग्लभाषया उच्यमानः अर्थः सादृश्यम् इत्येतावता उच्यते चेत् शास्त्रेषु सादृश्यं सामान्यतया सादृश्यम् उच्यते, परन्तु अनुमानं रूपकम् इति क्षम्यताम्, उपमानं रूपकम् इति, उपमारूपकम् इति अलङ्काररूपेण यत् स्वीक्रियते तत्तत् परिभाषाभिरेव तत्तत् शास्त्रीयाः प्रमेयाः निरूपणीयाः भवन्ति। सामान्यतः जनाः किं कुर्वन्ति, आङ्ग्लादि भाषा प्रभावेण वा अथवा लोकभाषाणां प्रभावेण वा, लोकभाषाणां प्रभावेण संस्कृते अत्यन्तं वैलक्षण्यं नायाति, परन्तु केवलं वाक्यरचनायां कदाचित् तादृशप्रभावः दृश्येत, शब्दावली तत् समाना भवति। परन्तु आङ्ग्लग्रन्थेभ्यः यदा संस्कृते अनूद्य लिखन्ति तदा बहुत्र परिभाषाः न सम्यक् गृहीताः इति मे भाति। ततः तद्विषयेपि अवधानं दातव्यमिति हेतोः इमम् अंशं कथयामि। भाषा परिभाषा इत्येतद्वयम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। शास्त्रविषयाणां निरूपणाय सामान्य संस्कृत भाषा, सरल भाषा प्रयुक्तव्या।
इदानीम् अस्माकं विद्वत् प्रवरैः सम्भूय सरलमानकसंस्कृतम् इति संस्कृतस्य प्रयोगः अधुना काले प्रबन्धेषु अथवा अन्यान्यग्रन्थेषु कीदृशं संस्कृतं प्रयोक्तव्यम् इत्यत्र सरलमानकसंस्कृतम् इति भाषायाः कश्चन मानदण्डक्रमः दर्शितो वर्तते, मानदण्डप्रकारो दर्शितः वर्तते। एवं रीत्या भाषाप्रयोगः शुद्धः कर्तुं शक्यः इति आदर्शरूपेण किञ्चित् दर्शितं वर्तते। सरलं भवेत्, या प्रयुज्यमाना भाषा सरला भवेत्, मानकरूपेण स्वीकृता भाषा भवेत्। सरला इत्यस्य अर्थः अक्लिष्टा इत्यर्थः। यथा यथा क्लिष्टता वर्धते तथा तथा जनाः नावगच्छन्ति। अतः यथा भाषा अक्लिष्टा भवेत् तथा भाषायाः प्रयोगः शैली अस्माभिः स्वीकर्तव्या। द्वितीयं शिष्टा भवेत्। मानकम् इत्यस्य अर्थः शिष्टा भाषा भवेत्। यथा शिष्टप्रयुक्ताः ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः प्रयोक्तव्याः, सा शैली स्वीकर्तव्या, न तु अनुवादपूर्वकं यथा कथञ्चित् वाक्यप्रयोगाः न कर्तव्याः। तदनन्तरं च अशिष्टत्वम् अशुद्धत्वं न स्यात्। एवं रीत्या शिष्टा अक्लिष्टा च भाषा अस्माकं भवेत्। अक्लिष्टा इत्यस्य कोऽर्थः अत्यन्तं केनापि न गृह्यन्ते तादृशानां शब्दानां प्रयोगः। हिन्द्यादि भाषासु हिन्द्यादि साहित्यशास्त्रं चेत् हिंदी साहित्य प्रकारेषु प्रयुक्तानां प्रसिद्धानां शब्दानां प्रयोगे कृते सामान्य अन्येपि अवगच्छन्ति, देशान्तरेपि जनाः अवगच्छन्ति। अतः तत्तच्छास्त्र प्रयोग शब्द प्रयोग शैली ग्रहणावसरे प्रसिद्धानां शब्दानां प्रयोगः अप्रसिद्धानाम् अप्रयोगः इति अक्लिष्टत्वे किञ्चित् बीजं भवति। एवमेव परिच्छिन्ना परिभाषा प्रयोक्तव्या। का नाम परिभाषा इत्युक्ते भाषायां सन्देहस्य अवसराः भवन्ति, सन्देहबीजानि भवन्ति। अतएव यथाशक्ति सामासिकी भाषा वारणीया, यथाशक्ति यथासंभवं असंहिततया लेखनं करणीयम्। यत्र अपेक्षितं शैली दृष्ट्या सौंदर्य दृष्ट्या तत्र संहिततया लेखनं युज्यते, सन्धिलेखनं युज्यते, तत्तु असंहिततया लेखनमपि युक्ततरं भवति। सामासिकी भाषा परिहरणीया। तत्र परन्तु भाषायाः संदिग्धतायाः अन्येपि अवकाशाः विद्यन्ते। तान् वारयितुं शास्त्रेषु तत्तत् शास्त्र पदार्थानां उद्बोधनाय बोधनाय परिभाषाः प्रयुक्ताः सन्ति। यथा पाणिनि शास्त्रे बहु प्रसिद्धाः परिभाषाः सन्ति, नामान्यपि संज्ञाः अपि सन्ति। अंगम् इत्युच्यते, गुणः इत्युच्यते, वृद्धि इति गुणवृद्ध्यङ्गादि संज्ञाः पारिभाषिकसंज्ञाः भवन्ति। वस्तुतः ते अन्यशास्त्रेषु तथैव व्यवहर्तुं नैव शक्यन्ते, अथवा अन्यशास्त्रीय पदार्थाः तत्र नैव ग्राह्याः। एवं तत्तच्छास्त्रे काचित् परिभाषा भवति। तां परिभाषाम् आश्रित्यैव एकविधां परिभाषाम् आश्रित्यैव अस्माभिः प्रबन्धो रचनीयः। परिच्छन्ना भाषा परिभाषा इत्यस्य रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज इति अधुना आधुनिकैः प्रयुज्यते। रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज इत्यस्य यत्र भाषायाः नानार्थाः भवन्ति अथवा कस्यचित् शब्दस्य बहवो अर्थाः भवन्ति, निश्चिते नियते अर्थे शब्दस्य प्रयोगाय
शक्ति निश्चयः क्रियते शास्त्रकारेण, अर्थ निश्चयः क्रियते शास्त्रकारेण। परिच्छेदः भाषायाः शब्दस्य परिच्छेदः सम्पाद्यते, भाषायाः अथवा शब्दस्य अर्थपरिच्छेदः सम्पाद्यते। उदाहरणरूपेण भवन्तः जानन्ति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पाणिनिना सप्तम्याः स्वशास्त्रे स्वलक्षणे स्वलक्षणे अथवा स्वसूत्रे प्रयुक्तायाः सप्तमी विभक्तेः कोऽर्थः अधिकरणः, अधिकरणमिति नार्थः। यद्यपि सप्तमी अधिकरणे इत्यर्थो वर्तते, पंचमी अपादाने पंचमी भवति, परन्तु शास्त्रेषु सूत्रेषु प्रयुक्तानां विभक्तीनाम् अधिकरणं वा अपादानं वा नार्थः, अपि तु विशिष्टः कश्चित् अर्थः वर्तते इति सः परिभाषां रचयति। भाषायाः विभक्तेः अर्थनिर्धारण परिच्छेदं करोति। कः परिच्छेदः? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। एवञ्च पूर्वं यत्किमपि पूर्ववर्णः भवति सः तत्र सप्तमी निर्देशे सति सोऽर्थः तत्र ग्राह्यः, पूर्वस्य आदेशः ग्राह्यः। तस्मिन् इति निर्दिष्टे यदि सप्तम्यन्तेन किमपि उच्यते तत् परे सति पूर्वस्य सः आदेशः वक्तव्यः इत्यस्मिन् अर्थे सप्तमी निर्देशः क्रियते इति तस्य अर्थं वर्णयति। एवञ्च एषा परिच्छिन्ना भाषा, भाषा परिच्छेदः, रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन इति तु सर्वे शास्त्रेषु भवति। ज्योतिषे, न्याये, आयुर्वेदे, सांख्ये, वैशेषिके सर्वत्रापि तत्शास्त्रेषु एवं परिभाषाः कृताः, पारिभाषिकसंज्ञाश्च कृताः। यथा गुणः इत्युक्ते अदेन् गुणः, न्यायेपि आत्मादिशब्दाः मनः, पृथिवी, स्वर्णं, पृथिवी, तेजः इत्यादयः शब्दाः तत्तत् पदार्थेषु लोकप्रसिद्धाः अर्थाः तेषां नार्थः, अपि तु अलौकिकाः केचन पदार्थाः अर्थाः। एवं तत्तच्छास्त्रेषु परिभाषां पारिभाषिकसंज्ञाः परिभाषाञ्च अवगत्य तत् सम्यक् प्रबन्धेषु प्रयुक्तव्याः इति। तदर्थं तद्वारा भवतां प्रबन्धः भवति, तद्भवतां प्रबन्धः लक्षणं, तत् यद् निरूप्यमाणं लक्षणं शुद्धं भवति, तल्लक्षणं शास्त्रं भवति। तदर्थं मया शास्त्रपद्धतिः किमर्थम् उक्ता इत्युक्ते यथा शास्त्रम् अस्माभिः स्वशास्त्रे भाषायाः परिभाषायाश्च प्रयोगः करणीयः, तेन प्रबन्धशुद्धिः सेत्स्यति इति दृष्ट्या एतत् मया उक्तम्। तत्र किञ्चित् अग्रे गच्छामि। शास्त्रपद्धतिर्नाम अस्माभिः शास्त्रनिर्माणं, प्रबन्धनिर्माणं नाम एकस्य शास्त्रस्य निर्माणम् इति विचिन्त्यते। शास्त्रनिर्माणम् अस्माभिः क्रियते। केवलं प्रबन्धनिर्माणं नाम भवन्तः लेखनं लिखन्तु अथवा प्रबन्धं लिखन्तु, तत् शास्त्रस्य प्रबन्धः यद्वा प्रबन्धः शास्त्रस्य एकदेशभूतः प्रकरणं भवति। एकः लेखः कश्चन वादो भवति। एवञ्च वादपद्धत्या कश्चन वादग्रन्थः लेखनं भवति, प्रकरणं भवति प्रबन्धः। प्रकरणं नाम किम्? शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम् आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदविपश्चितः। एवञ्च प्रबन्धः, भवद्भिः लिख्यमानः प्रबन्धः साहित्यशास्त्रे, मीमांसायां, ज्योतिषे वा भवतु, स च प्रबन्धः शास्त्रान्तर्गतः भवेत्। भवत् शास्त्रान्तर्गतत्वेन तस्य स्वीकारो भवेत्। कदा भवति, कदा भविष्यति इत्युक्ते यदि तां भाषाम् आश्रित्य ताञ्च परिभाषां स्वीकृत्य भवन्तः कमप्यर्थं लक्षयन्ति चेत् तस्य लक्षणम् एवं शास्त्रपद्धत्या निरूपयन्ति, तदानीं तत् प्रकरणं स प्रबन्धः शास्त्रैकदेशसम्बद्धः शास्त्रप्रयोजनकारी च भवति इत्यतः सः तच्च शास्त्रस्य प्रकरणरूपेण प्रबन्धः स्वीक्रियते। इसलिए आपको ये जानना अवश्य जरूरी है, क्योंकि हम भटक गए हैं। हमारी आज के जो भी प्रबंध है या लेख हो, वो
आधुनिक काल में जो मैंने दोनों क्षेत्र को देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने संस्कृत क्षेत्र में लिखने वाले शोध प्रबंधकों को भी लेखन देखा है, और संस्कृत के बाहर फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और अन्य विषयों में लिखे गए मॉडर्न आधुनिक विचारों में लिखे गए प्रबंध और दोनों को मैंने देखा है। उसमें हमारा जो शास्त्र परिचय के बिना और शास्त्र गंध से बाहर होकर जो छात्र शोध प्रबंध को या प्रबंध लिखते हैं, उसके द्वारा मुझे प्रतीत होता है कि ये न घर का न घाट का, ये न घर का न घाट का बन गया। तो यहाँ शास्त्रों में भी उसकी स्वीकृति नहीं है, बाहर अन्य शास्त्रों, अन्य विभागों में भी उसकी स्वीकृति नहीं मिलती, क्योंकि उनकी पद्धति अपनाई गई है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है आप क्या लिख रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथों को, प्रबंधों को मैंने देखा है, लोगों को दिखाया है, वो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अपने उदाहरणों से बाहर नहीं जाते हैं। कभी भी मॉडर्न परसेप्शन को हम देख भी नहीं पाते हैं। केवल उनकी पद्धति से लिखने से उनको एक्सेप्टेबल होता है ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से एक पद्धति को अपनाइए, चाहे वो मॉडर्न पद्धति से लीजिए। और मैंने अच्छे अच्छे विद्वानों को पुणे में देखा है जो मॉडर्न विषय शास्त्रिक विद्वानों को भी समझ में आता है, उस तरह लेख और प्रबंध को लिखते हैं। या तो पूर्ण रूप से आधुनिक विषय में जाइए और उसको जैसे उन शास्त्रों के ढांचा में जैसे लिखना चाहिए उसको अभ्यास करिए और लिखिए, शास्त्र रचना कीजिए। या तो आप प्राचीन हमारे शास्त्र परंपरा के आधार में उन पद्धति से मतलब ये नहीं है कि वो निरंतर लिखते जाना, वो नहीं बता रहा हूं। उसमें जो संगति है, उसमें जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के आधार पर यदि लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर प्रबंध आपका बन जाएगा। तो इसलिए जानना जरूरी है कि शास्त्र क्या होता है, शास्त्र पद्धति क्या होती है। शास्त्र पढ़ने पर भी, शास्त्राध्ययनानंतरम अपि बहूनां शास्त्र दृष्टि ही, तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। लिंग्विस्टिक्स में जैसे मॉडर्न पद्धति में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताइए, किसी ने पूछा। तो लिंग्विस्टिक्स में जब लिखते हैं हम लिंग्विस्टिक्स के कुछ नोटेशन होते हैं। आधुनिक परिभाषा में, जैसे मैंने बताया, परिभाषा में लिंग्विस्टिक्स लोगों को यदि पाणिनि को समझाना है तो उसके लिए कुछ नोटेशन होते हैं। उन नोटेशन के आधार पर यदि हम पूरे शास्त्र के विषयों को, यदि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में जो अपडेटेड क्वेश्चन है उन प्रश्नों को लेकर यदि हम उत्तर देने के लिए लिखेंगे, तो हमारी शास्त्र दृष्टि से उसको यदि उन प्रश्नों को समाधान देने के लिए प्रयास करेंगे, तो हमको ये आधुनिक परिभाषा को अपनाना पड़ेगा। केवल आधुनिक शैली नहीं, भाषा शैली नहीं, आधुनिक नोटेशन को भी अपनाना पड़ेगा। उन नोटेशन के आधार पर हमें वो उस, जैसे मैंने बहुत 20 साल पहले मैंने एक प्रबंध को, एक तर्क संग्रह में एक लक्षण के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के ICPR जर्नल में एक आक्षेप आया था, वो अंग्रेजी में लिखे थे। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ उस आक्षेप को सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, यह लक्षण ठीक नहीं है, उनका आक्षेप था। तो उन्होंने वेस्टर्न परसेप्शन के उसके ऊपर आक्षेप किया था। उस आक्षेप के लिए निरूपण, मतलब उत्तर देने के लिए मैंने उनकी परिभाषा को लिया।
वेस्टर्न लॉजिक में जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, फॉर ऑल और उसका px implies sx, इस तरह जो नोटेशन होता है, उन नोटेशन के द्वारा इन लक्षणों को विवेचन करते हुए तर्क संग्रहकार का जो लक्षण है वो कैसे ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसको मैंने विस्तृत रूप से लिखा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उस काल में जो जर्नल के एडिटर थे, श्री बहुत बड़े उस काल का दयाकृष्ण जी थे, आचार्य दयाकृष्ण जी, प्रोफेसर दयाकृष्ण, वेस्टर्न फिलॉसफी के बहुत बड़े विद्वान थे और भारतीय दर्शन में रुचि रखते थे। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। तो इस भारतीय विचारों को इस आधुनिक नोटेशन के आधार पर, जैसे आधुनिक फिलॉसफी के छात्र समझ सकते हैं, उस रूप से लिखने का तरीका जो है, आपने जो यहाँ प्रयोग किया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। तो इस तरह लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा, केवल अनुवाद करने से समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ये पदमंजरी के बारे में जो बात होती है वही वैसे हो जाती है। तो हमारे जितने भी प्रबंध होते हैं वे महाभाष्य यदि समझ में आएगा तो व्यर्थासा पदमंजरी, तो ऐसे पदमंजरी के बारे में कुछ है। तो यदि महाभाष्य सम्यक गृहीत है तो व्यर्थासा पदमंजरी, यदि गृहीत नहीं है तो भी व्यर्थासा पदमंजरी। ऐसे जो आभाणक है, मतलब ये बहुत गंभीर से उसको लेना नहीं है, लेकिन आधुनिक हमारा जितने भी अनुवाद पद्धति से जितने भी प्रबंध हम लिखते हैं, तो उसमें किसी को, आपको मैं बताता हूं, इतना सुंदर ग्रंथ, एक भारतीय काव्य मीमांसा के बारे में, भारतीय काव्य मीमांसा, आप उसको देख लीजिए, कन्नड़ में है लेकिन उसका हिंदी इंग्लिश का अनुवाद भी हो चुका है। ये तीनम श्रीकंठैया बहुत बड़े कन्नड़ के विद्वान थे, उन्होंने कन्नड़ भाषा में भारतीय काव्य मीमांसा के बारे में लिखा। मेरे जीवन में मैं दशाधिक अलंकार ग्रंथों के पढ़ने के बाद भी जो समझ में नहीं आया था, उस ग्रंथ का अध्ययन से मुझे समझ में आया। तो रस, रीति, भाव सभी विषयों को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पारिभाषिक पदावली के साथ, आधुनिक उदाहरणों के साथ, आधुनिक विद्वानों को भी जैसे समझ में आता है वैसे लिखा। यदि लिखना है तो वैसे लिखिए, यदि वैसे लिख नहीं सकते तो कम से कम हमारे शास्त्र पद्धति से लिखिए। दोनों छोड़कर हम यदि प्रयास करेंगे, ये उपादेयता नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी मैं 10-20 साल में, कम से कम मुझे याद रहता है 10-20 साल में मैंने कभी कभी एक 50 से ज्यादा शोध ग्रंथों की परीक्षा की है। तो उनमें से मुझे 2-4 प्रबंध मुझे आज भी याद रहते हैं। तो अच्छे प्रबंध जो अपने शास्त्र मर्यादा में लिखते हैं और नया विषय में प्रयास करते हैं, या तो नई परिभाषा में शास्त्र विषयों को लिखते हैं, उसमें आपका लाभ होता है। तो मतलब किसी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने उत्तर दिया। तत्र किं नाम शास्त्रम् इति प्रथमम् अवगन्तव्यम्। यदि तत् शास्त्रत्वम् अस्माकं प्रबन्धे भवति चेत् तदानीं तत् परीक्षा भवति। किं तत् अत्र मया दर्शितं, वक्तृश्रोत्रोरभिमतम् अनन्यसाध्यं फलमुद्दिश्य तत्साधनीभूतम् प्रमाणान्तरैः अप्राप्तमर्थं प्रतिपादयतां वाक्यानां समूह शास्त्रम्। ये बहुत सुंदर व्याख्यान है शास्त्र का। ये लक्षण आपका ग्रंथ में भी होना चाहिए। ये तो लक्षणं प्रत्येकं प्रबन्धे एतत् लक्षणं भवेत्। शास्त्रं किं करोति, कमप्यर्थं प्रतिपादयति। शास्त्रस्य वाक्यसन्दर्भाः कमपि अर्थविशेषम् एक विशिष्टैकार्थं प्रतिपादयति। किं तत् इति भवद्भिः शीर्षके निर्दिश्यते। अयं मम शोधप्रबन्धस्य विषयः, अयमर्थः अत्र प्रतिपाद्यते इति भवद्भिः शोधप्रबन्धस्य विषयः स्वीक्रियते। तत् प्रतिपादयतां वाक्यानां समूहः शास्त्रं प्रबन्धो भवति। परन्तु तत्र यः अर्थः भवद्भिः स्वीकृतः सः प्रमाणान्तर अप्राप्तः स्यात्। यदि केनचित् अन्येन
अन्य प्रमाणेन सह अर्थः निश्चितश्चेत् तर्हि भवद्भिः तादृशे विषये शोधकरणं व्यर्थं भवति। तत् प्रमाणान्तरेण अप्राप्तः अर्थः चेत् केनाप्यन्येन शास्त्रेण वा साधनेन वा तस्य निरूपणं न कृतं चेत् अपूर्वत्वं भवति। अपूर्वस्य अर्थस्य प्रतिपादनार्थं प्रबन्धः प्रवर्तते। तो अपूर्व होना चाहिए। अपूर्व होने से पर्याप्त नहीं होता है। तो जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है, वक्तृ श्रोत्र श्रोता जो होता है, पढ़ने वाला जो होता है, पाठक जो होता है, उनको मन में रखते हुए यदि हम प्रबंध लिखेंगे, मैंने देखा है बहुत सारे प्रबंध किसी पाठक को मन में न रखते हुए लिखते हैं। किसको पढ़ना है किसी को पता नहीं। तो अधिकारी निश्चय आपको करना होगा। अधिकारी निश्चय करते हुए यदि लिखेंगे तो हमारे मन में बड़ी स्पष्टता होती है। स्पष्टं भवति अस्माकं तत् श्रोतारं कम श्रोतारम् उद्दिश्य इदम् उच्यते। तस्य श्रोतुः अभिमतं फलं किम् अस्ति इति भवद्भिः द्रष्टव्यम्। केवलं परीक्षकाणां मनसि किं फलम् अस्ति नास्ति, अपितु यः एतस्य प्रबन्धस्य पाठकः तस्य अभिमतं फलं यदस्ति तादृशं फलं निश्चित्य तद् अनन्यसाध्यं भवेत्। अन्येन केनापि साधनेन अप्राप्यम् असाध्यं यत् फलं भवति तादृशं फलम् उद्दिश्य तादृशफलसाधनीभूतम् अर्थम् अर्थात् इष्टसाधनीभूतम् अर्थं भवतां प्रबन्धः प्रतिपादयति चेत् स प्रबन्धः शास्त्रप्रबन्धो भवति। एवञ्च पश्यन्तु किं के अर्थाः मया उक्ताः इति। शास्त्रप्रबन्धस्य कश्चन अर्थः विषयो भवति। विषयः सः विषयः कीदृशः भवेत्, प्रमाणान्तरेण अप्राप्तो भवेत्, केनाप्यन्येन तस्मिन् विषये प्रतिपादनं न कृतं स्यात्। स च विषयः इष्टसाधनं स्यात्, अर्थात् फलस्य सम्बन्धः स्यात् तस्य विषयस्य अस्माकम् उद्दिष्टस्य फलस्य च। एवञ्च अस्माभिः फलं पूर्वं निर्दिष्टं खलु, भवतां प्रबन्धस्य किं फलम्, अनुसन्धानस्य किं फलम् इति लिखन्तु इति। तस्य फलस्य अस्य विषयस्य च मध्ये सम्बन्धः स्यात्, साध्यसाधनभावः सम्बन्धः स्यात्, तत् फलम् अनेन विषयेण सिद्धेत तथा स्यात्, तदपि भवतां प्रबन्धे उल्लेखनीयं भवति। मैंने अंत में देखता हूँ बहुत सारे प्रबंधों में उनका उद्देश्य, उनका विषय और उनका पाठक और शास्त्र का कोई संबंध नहीं रहता। हम संबंध को वहां भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आग्रहपूर्वक आपको बता रहा हूं, जिस प्रबंध विषय जो होता है उस अप्राप्य होना चाहिए, वो तो लोग प्रयास करते हैं, लिटरेरी सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद बताते हैं किसी ने नहीं किया इसको। मैं अभी एक प्रबंध पढ़ा, बहुत सुंदर प्रबंध था। रामकृष्ण वेदांते श्री रामकृष्णस्य दर्शनस्य दर्शनस्यैव अगतार्थतां सः प्रतिपादयति। अन्यथा श्री रामकृष्ण दर्शनं विवेकानंद दर्शनम् अद्वैत वेदान्तस्य प्रकारः इति सर्वैः स्वीक्रियते। परन्तु रामकृष्ण दर्शनं यदस्ति अद्वैत वेदान्तस्य प्रकारो नास्ति इति तेन सविस्तरं प्रतिपादितं। तत्र बहवः अर्थाः स्वीकृताः, अर्थात् प्राचीनानां प्रबन्धाः स्वीकृताः। कथम् अद्वैत वेदान्ते एतत् नान्तर्भवति, यद्यपि अद्वैतं भासते परन्तु अद्वैत वेदान्ते नान्तर्भवति। किमर्थम् इत्युक्ते ज्ञानं विज्ञान सहितम् इत्यत्र ब्रह्म साक्षात्कारानन्तरं जगत् सर्वमपि विलीनं भवति ब्रह्मणि, तस्मात् जगत् सर्वं सगुणं जगत् न दृश्यते, तत् मायिकं जगत् साक्षात्कार विषयो न भवति इति शंकर भगवत्पादस्य अभिप्रायः। ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या भवति, ब्रह्म सत्यमिति साक्षात्कारे सति जगन् मिथ्या भवति। परन्तु आश्चर्यं नाम रामकृष्णस्य वेदान्ते दर्शने, भगवतः रामकृष्णस्य दर्शने साक्षात्कारानन्तरं ज्ञानोत्तरं यद् विज्ञानं जायते तद् विज्ञाने ब्रह्म साक्षात्कारानन्तरं प्रपञ्चस्य सगुण ब्रह्मरूपेण प्रपञ्चस्य दर्शनं जायते। तत्र सर्वे पदार्थाः सत्यभूताः दृश्यन्ते इति तत्र नूतनः अंशः तत्र। अतः अद्वैत वेदान्ते एतद् अन्तर्भावयितुं नैव शक्यते इति तेन प्रतिपादितं। तदर्थम् एवम् एतादृशं तत्त्वं स्वीकृत्य सिद्धान्तं निश्चित्य अनन्तरं
ईशावास्योपनिषदः संपूर्णं भाष्यं व्याख्यानं पुनः रचितं तेन शांकर भाष्ये ये विषयाः निरूपिताः तद् विलक्षणाः अर्थाः ईशावास्य अर्थाः ईशावास्य मंत्राणाम् अर्थः रामकृष्ण वेदांत दृष्ट्या उक्ताः एतद् भवति शास्त्र निर्माणम् अत्र अपूर्वताप्यस्ति फलमपि सिद्धं पाठकाः निश्चिताः अनन्यसाध्यं फलम् अस्ति तत् एवम् आहत्य तत् शास्त्रप्रबन्धः कीदृशः भवेत् इति यत् मया उक्तं तत् सर्वम् एतादृशं भवेत् वक्तृश्रोत्रोरभिमतम् अनन्यसाध्यं फलमुद्दिश्य तत्साधनीभूतं प्रमाणान्तराप्राप्तमर्थं प्रतिपादयतां वाक्यानां समूहः शास्त्रप्रबन्धः इति भवद्भिः प्रतिपादनीयं तेन शास्त्रप्रबन्धः उपादेयो भवति अपरः अंशः एवञ्च मया किं किम् उक्तम् अत्र शास्त्रप्रबन्धस्य अर्थस्य च परस्परं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावसम्बन्धः प्रमाणान्तर अप्राप्तत्वम् अर्थात् अपूर्वत्वम् अपेक्षितं तस्य फलस्य तादृश अर्थस्य च विषयस्य च मध्ये साध्य साधन भावसम्बन्धः अपेक्षितः फलं वक्तृश्रोत्रोः अभिमतं स्यात् अन्येन साधनेन असाध्यं स्यात् अन्यं साधनं किमपि तस्य न स्यात् यदि भवताम् अभिमतं फलम् अन्यप्रबन्ध साध्यं चेत् अन्यविषयेण साध्यं चेत् तर्हि एतत् एष विषयः व्यर्थो भवति तस्मात् अनन्यसाध्यं फलम् उद्दिश्य तत्साधनीभूतः अर्थः भवद्भिः शास्त्रप्रबन्धे प्रतिपादनीयः एतत् सर्वं विचारणीयं सो मया किमुच्यते भवताम् अन्तिमं यत् सिनाप्सिस् भवति तत् एतादृशं भवेत् अत्र मया प्रतिपादितः विषयः एषः प्रमाणान्तरसिद्धः अभिमतं फलं साधयति तत् फलम् अनन्यसाध्यमस्ति तत् मम पाठकानाम् अभिमतमस्ति तत् फलम् एतादृशप्रबन्धः मया रचितः इति भवन्तः लिखन्ति चेत् तत् हृद्यं भवति मनोज्ञं भवति परीक्षं भवति उपादेयं भवति अन्यथा उपादेयता न भवति मया शोधसार प्रबन्धाः दृश्यन्ते तत्र यथा कट् एंड पेस्ट मूलग्रन्थे तेन किमपि लिखितं तत् किञ्चित् तत्र कोऽपि एकस्य पैराग्राफ् प्रकरणस्य प्रकरणान्तरस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तथा लिखन्ति एवं रीत्या स्ट्रक्चर्ड् निरूपणं यदस्ति एतत् मया इदानीं प्रतिपादितम् एतादृशं शोधप्रबन्धसारं भवन्तः लिखन्ति चेत् तत् सर्ववेद्यं सर्वोपादेयं भवति इति अहं भवतां कथं दिशानिर्देशं करोमि तत्सर्वं भवद्भिरेव करणीयं भवति एवञ्च मया अद्य शास्त्रभाषा शास्त्रपरिभाषा शास्त्रस्य शास्त्रप्रबन्धस्य स्वरूपं किं भवेत् इत्यस्मिन् विषये तत् कीदृशं भवेत् अन्ततो गत्वा तस्य लक्षणकथनं तद् मनसि करणीयं मम प्रबन्धः लक्षणं निरूपयति कस्यचित् लक्षणं निरूपयति तदर्थं लक्ष्यं किम् इति भवद्भिः निर्धारणीयं तदनुगुणं लक्षणं निरूपयति अन्यदेकं सूत्रं शास्त्रं लाघवाश्रितं भवति प्रबन्धः मां पृच्छन्ति जनाः प्रबन्धः कियान् भवेत् प्रबन्धः कियान् भवेत् इत्यत्र मया अहम् अत्यन्तं ललित कुमार जी महता कदाचित् विषादेन एतत् कथयामि प्रबन्धस्य अर्धो भागः इंट्रोडक्शन भूमिका भवति अनन्तरं कालिदास विषये कालिदासस्य कस्यचित् काव्यस्य कश्चित् विषयं स्वीकृत्य सः निरूपयति परन्तु कालिदासस्य विषये अर्धग्रन्थः पूर्यते तदनन्तरं कालिदासस्य कृतीनां विषये अवशिष्टे 30 पुटात्मके प्रबन्धे किमपि तद्विषयः एवं केवलं प्रबन्धस्य पृष्ठपूरणाय किमपि विलिख्य वयं प्रबन्धं रचयामः इत्येतत् हास्यास्पदं भवति बहु कष्टं जनयति अहं सर्वे एवं कुर्वन्ति इति न कथयामि परन्तु बहवः प्रबन्धाः एवं लक्षिताः अतः भूमिकायाः स्वरूपम् अत्यल्पं स्यात् सर्वत्र लाघवं कस्माचित् विदेशात् कश्चन शोधप्रबन्धः मे प्राप्तः केवलं तेन 5 शोधप्रबन्धाः तेन लिखिताः एकत्रीकृताः तस्य भूमिका रचिता अन्ते किञ्चित् लिखितम्
आहत्य 80 पृष्ठात्मकः ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे तस्य पूर्वप्रकाशितानां लेखानां सङ्ग्रहमात्रम्। आश्चर्यं भवति, स अत्युत्कृष्टः शोधप्रबन्धः इति अस्माभिः उल्लिखितः। 80 पृष्ठात्मकः। भवद्भिः लघुरूपेण लिखन्तु, सम्यक् लिखन्तु, समुचितं लिखन्तु, लाघवेन लिखन्तु। लाघवाश्रितं भवति शास्त्रं। तत् प्रमाणनिर्णये वा भवतु अथवा निरूपणे वा भवतु, लाघवाश्रितं भवति शास्त्रम् इति भवतां मनसि भवेत्। एवं रूपेण अस्माकं शास्त्र स्वरूपं यदा ज्ञायते, शास्त्र लक्षणं मया उक्तं, तदपि प्रबन्ध लक्षणं मया दर्शितं। शास्त्र कार्यं किं भवति इति मया ह्यः उक्तं। शास्त्र प्रबन्ध कार्यं एतादृशं भवेत्, किञ्चित् लक्ष्यं, तस्य लक्षणं सामान्य लक्षणं किञ्चित्, विशेष लक्षणं किञ्चित्, तेन विषयस्य स्पष्ट निरूपणं प्रथमं, तदनन्तरं तस्य क्लासिफिकेशन्। सामान्यतः विषय निरूपणे एयं पद्धतिः आश्रयणीया। उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा चेति। उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति यः क्रमः शास्त्रग्रन्थेषु स्वीक्रियते, तामेव पद्धतिम् आश्रित्य पश्यन्तु। उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा, निर्णयः, एवं क्रमेण भवतां प्रबन्धः रचनीयः। लक्षणं नाम यथावत् लक्षणं शास्त्रीयं लक्षणं तथा न उक्तं। यत्किमपि लिखन्ति लक्षणदृष्ट्या मनसि कृत्य लिखन्तु। प्रथमं किम् उद्दिष्टं, कः विषयः स्वीकृतः इति उद्देश्यं लिखन्तु। उद्देशः नाम नाम्ना पदार्थानाम् उल्लेखः, तस्य विवरणं। तदनन्तरं लक्षणम्, अर्थात् तस्य विवरणम्। अतिव्याप्ति अव्याप्त्यादि दोष, तत् यथा दोषत्रय रहितः असाधारणधर्मः लक्षणमिति यथा उच्यते, तथा भवतां प्रबन्धस्य कश्चन भागः एव तादृशः भवेत्। तदनन्तरं विभागः करणीयः, तस्य पदार्थस्य विभागः। इदानीं काव्यस्य यथा काव्यं निरूप्यते चेत् काव्यस्य लक्षणं प्रथमम् उच्यते, तदनन्तरं काव्यस्य प्रभेदाः निरूप्यन्ते, तेषां प्रभेदानां परीक्षणं क्रियते, उदाहरणानि उच्यन्ते। तथा भवतां प्रबन्धेपि भवेत्। कोऽपि विषयः स्वीक्रियते, तस्य विषयस्य एवं क्रमेण निरूपणं स्यात्। तदनन्तरं परीक्षा, नाना प्रमाणैः, नाना उदाहरण प्रत्युदाहरणैः अर्थस्य परीक्षणं भवेत्। तदनन्तरं निर्णयः। निर्णयार्थं पूर्वपक्षः स्वीकर्तव्यः। शोधप्रबन्धेषु प्रश्नाः एव न भवन्ति, केवलं निरूपणं भवति। तथा न भवेत्, कश्चन पूर्वपक्षः भवेत्। एतस्मिन् सिद्धान्ते कः पूर्वपक्षः इति भवद्भिः पूर्वपक्षः निरूपणीयः। तत्र मया इदानीं रामकृष्णवेदान्तस्य विषये अपूर्वता इत्यस्मिन् विषये यः शोधप्रबन्धः उल्लिखितः, तेन संशोधकेन सम्यक् पूर्वपक्षः निरूपितः। अर्थात् स्वनिर्णये यन्निर्णयं करोति तस्य निर्णयस्य एके प्रश्नाः सन्ति, पूर्वपक्षाः सन्ति, तान् पूर्वपक्षान् सम्यक् निरूप्य तदनन्तरम् एकैकं पूर्वपक्षं विमृश्य तस्य उत्तरं दत्त्वा अयं सिद्धान्तः, अयं निर्णयः इति उक्तवान् अस्ति। भवन्तः यं किमपि विषयं स्वीकुर्वन्तु, तस्मिन् विषये पूर्वपक्षः कश्चित् भवत्येव। पूर्वपक्षाभावे सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं न भवति, सौन्दर्यमेव न भवति। अतः पूर्वपक्षाः पूर्वपक्षयुक्तयः सम्यक् निरूपणीयाः, तदनन्तरं शास्त्रार्थनिर्णयः कर्तव्यः। तत्र कीदृशी पद्धतिराश्रयणीया इत्युक्ते, मम दृष्ट्या तावत् अत्यन्तं सरला, अत्यन्तं सुभगा, मनोहरी च शैली महाभाष्यकारस्य। तत् सर्वस्मिन् शास्त्रे तत् प्रयोक्तुं शक्यते। महाभाष्यकारेण या वादपद्धतिः स्वीकृता, कः शब्दः, गौरित्येतत्, एवञ्च यः क्रमः तत्र प्रश्नोत्तररूपेण स्वीकृता, तया शैल्यापि निरूपयितुं शक्यते। सा शैली सर्वेषां भवेदिति नास्त्यर्थः, परन्तु स प्रयासः, पादपद्धतेः प्रयासः करणीयः। तेन अस्माकं शास्त्रप्रबन्धानां सौन्दर्यं वर्धते।
पूर्वपक्षं विना सिद्धान्तलेखनं सम्यक् नास्ति इति भवद्भिः अवश्यं द्रष्टव्यम्। तत् मया बहुत्र सिद्धान्तः दृष्टः, मम कन्क्लूजन् इति लिखन्ति, परन्तु पूर्वपक्षे न भवति, सन्देहोऽपि न भवति। मया कृतः सिद्धान्तः, परन्तु तस्य वैशिष्ट्यमेव न दृश्यते। अतः तत्र ध्यानं करणीयम्। स्वीक्रियमाणाः विषयाः सामान्यतः एतावत् विषयस्वभावं यदि पश्यामश्चेत् द्विविधाः भवन्ति। केचन अर्थाः निश्चितस्वरूपाः अर्थाः भवन्ति, तेषां स्वरूपपरिवर्तनं कदापि न भवति। यथा केषाञ्चन पदार्थानां स्वरूपपरिवर्तनं कुत्र कदापि न भवति इति उदाहरणं यदि पश्यामश्चेत् सूर्यः प्रत्यहम् एकविधः, तस्य परिवर्तनं प्रत्यहं न भवति। परन्तु वायुः तथा नास्ति। वसन्तादि ऋतुषु प्रवहमानानां वायूनां स्वभावः भिन्नः भवति, तद् डैनमिक् इत्युच्यते। केषाञ्चित् शास्त्राणां विषयाः डैनमिक् भवन्ति, केषाञ्चित् शास्त्राणां विषयाः स्टेटिक् भवन्ति। उदाहरणं भाषाशास्त्रस्य विषयः, ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः एकविधः न भवति, सर्वदा डैनमिक् भवति, परिवर्तनं तत्र भवति। विषयः परिवर्तनशीलः भवति। परिवर्तनशीले विषये यदा वयं शोधकार्यं कुर्मः तत्र शोधप्रबन्धस्य शास्त्रस्य रीतिरपि भिन्ना भवेत्, निरूपणरीतिरपि निरूपणपद्धतिरपि भिन्ना भवेत्। यदि विषयः निश्चितस्वरूपः भवति, स्थिरस्वरूपः भवति, विषयस्य स्थैर्यं भवति, कदापि तत्र अपरिवर्तनीयता भवति, तदानीं तस्य विषयस्य निरूपणे निश्चित लक्षणव्यवस्था भवति। यथा न्यायशास्त्रे या पद्धतिः स्वीक्रियते तत्र पदार्थाः परिवर्तनशीलाः न भवन्ति। द्रव्यं द्रव्यमेव भवति, द्रव्यं गुणरूपेण कदापि न परिवर्तते। गुणः, सामान्यं, विशेषः, एते सर्वे निश्चितस्वरूपाः पदार्थाः। एतेषां निरूपणाय तर्हि निष्कृष्टं लक्षणं निरूपितम्। एवञ्च निष्कृष्टलक्षण परिष्कृतलक्षणव्यवस्था तावत् न्यायशास्त्रे अस्ति, तथा सर्वेषु शास्त्रेषु न भवति। यथा पाणिनेः शास्त्रे निश्चितस्वरूपं कोऽप्यर्थः न भवति, यतः अर्थाः परिवर्तन्ते। भाषा तावत् परिवर्तते, भाषा परिवर्तनशीला भवति, भाषायाम् अपवादाः भवन्ति। एवञ्च एतत् सर्वं सङ्गृहीतुं पाणिनिना तावत् उत्सर्ग अपवादव्यवस्था कृता वर्तते। लक्षणमेव निरूपितं, परन्तु लक्षणं विभक्तं, निष्कृष्टरूपेण नोक्तम्। उत्सर्गरूपेण केचन नियमाः उक्ताः, तल्लक्षणम् उत्सर्गलक्षणं भवति। तदनन्तरम् अपवादरूपेण व्यवस्था कृता, तत्र आकृतिगणः कृतः, अपवादरूपेण उक्तः, अपवादस्य पुनः प्रतिप्रसवः उक्तः। आप इस विषय में यदि शास्त्रांतर के यदि छात्र है तो ये मैं जो सब बोल रहा हूँ इसमें समझ में नहीं आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि सबको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी रहेगा वो उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था। एक यदि स्थिति है तो इस स्थिति में उत्सर्गतः ऐसा होता है, मतलब जनरल कंडीशन है। तो यदि उसमें यदि कुछ अपवाद है तो वो परिवर्तित होगा। वो अपवाद के लिए भी अपवाद होते हैं। तो इस तरह शास्त्र व्यवस्था में जो उत्सर्ग और अपवाद व्यवस्था जो है वो डायनामिक विषय जब होते हैं, तो परिवर्तनशील विषय जब होते हैं, तो साइंस में इस तरह हमेशा एक परिवर्तनशील विषय होते हैं। इसलिए उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था से साइंस का निरूपण होता है। तो अपने प्रबंधों में भी ऐसे परिवर्तनशील विषय है या स्थिर स्वरूप विषय है, पहले निर्धारण करना होगा। उस निर्धारण के बाद हमें ये निश्चय करना होगा किस पद्धति से मुझे निरूपण करना है, या उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था को अपनाना है या निष्कृष्ट लक्षण व्यवस्था अपनाना है। तो ये सारी बातें बहुत सारे लोगों के मन में नहीं होती। तो इसलिए प्रबंध जहां उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था श्रेणी रहा उसको छोड़ देते हैं, और जहां निष्कृष्ट लक्षण करना है और वहां उत्सर्ग व्यवस्था अपवाद व्यवस्था में बोलते हैं। तो इस विषय में बहुत
सूक्ष्म सूक्ष्मेक्षिका से अपनी विषय के स्वभाव को जानने के बाद इस तरह शास्त्र व्यवस्था, शास्त्र प्रबंधन व्यवस्था हमें देखना होगा। तो परीक्षा में भी जब परीक्षा करते हैं तो अंत में सिद्धांत करने के बाद भी आपको खुद परीक्षा करनी होगी। बहुत लोग सिद्धांत करके छोड़ देते हैं। तो जब परीक्षक परीक्षा करने वक्त कुछ प्रश्न पूछते हैं तो सर इस विषय में मैंने विचार नहीं किया। वाक परीक्षा में जो परीक्षा होती है खुद आप अपनी ग्रंथ में उस परीक्षा को कर दीजिए। तो स्वयं भवतां ग्रंथे एक परीक्षात्मकः सिद्धांत परीक्षात्मकः कश्चन भागः भवेत् यत्र स्वसिद्धान्तः सम्यक् परीक्षणीयः। सम्यक् पूर्व पक्ष निर्णयात् परं सिद्धान्तं कृत्वा सिद्धान्त परीक्षणार्थम् अंतिम खण्डः कश्चित् स्थापनीयः यत्र सिद्धान्तस्य पुनः परीक्षणं करणीयम्। तत्र नाना आयामैः नाना प्रश्नैः सिद्धान्तस्य परीक्षणं कृत्वा परीक्षितः अयं सिद्धान्तः इत्येवं रूपेण वक्तव्यं भवति। तदनन्तरं पुनः अन्ते स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च यहाँ यस्मिन् शास्त्र प्रबंधे इतोपि किंचित शोधनीयं नास्ति जिज्ञास्यं नास्ति इति अंतिमं वचनम् उच्यते तर्हि सः शोधप्रबन्धः शोधप्रबन्धेव नास्ति। सिद्धान्ते उक्तेपि तस्य सिद्धान्तस्य परीक्षायाः अनन्तरम् इतोपि एते जिज्ञास्याः विषयाः अवशिष्यन्ते इति फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च पुनः शोधनीयाः अंशाः एते सन्ति इति एक पृष्ठात्मकः प्रबन्धखण्डः भवतां प्रबन्धे स्यात्। एते अंशाः इत्येषा दिक् इति अस्माकं शास्त्रेषु उच्यते। इत्येषा दिक् इत्युक्ते एवं परीक्षाक्रमः कृतः। अत्र दिक् इत्युक्ते इतोपि भवद्भिः इति एवं रूपेण विचारः कर्तुं शक्यते इति दिक् प्रदर्शनं क्रियते। एवं दिक् प्रदर्शनं यत्र यस्मिन् प्रबन्धे न क्रियते स प्रबन्धः अस्माभिः उपादेयो न भवति। अतः भवद्भिः दिशा प्रदर्शनं करणीयम्। अत्र के अंशाः मया विमृष्टाः, के अंशाः इतः परम् अत्र जिज्ञास्याः अवशिष्यन्ते। इसके बाद किस किस विषय में हमें परीक्षा करनी है, किन किन विषयों में हमें जिज्ञासा करनी है, विचार करनी है, उनको यदि आप लिखेंगे तो 5 यदि आपके शोध प्रबंध अंतिम सत्य किसी शोध प्रबंध नहीं कहता है, लेकिन किसी शोध प्रबंध के निरूपण के बाद एक एक शोध प्रबंध के द्वारा यदि मिनिमम 5 शोध प्रबंधों के एक नया सूची निर्मित हो जाती है तो आपके शोध प्रबंध नया 5 शोध प्रबंध मिनिमम 5 शोध प्रबंधों के लिए एक भूमिका बन जाती है तो आपका प्रबंध सार्थक है। अतएव अस्माकं शास्त्र परंपरां यदि भवन्तः पश्यन्ति, शास्त्र परंपरायां कश्चन कञ्चन ग्रन्थं लिखति, व्याख्यानं तदुत्तरम् अन्यः लिखति। एवं वाद प्रतिवाद परंपरा, खंडन मंडन परंपरा अस्माकं शास्त्रेषु निरन्तरं प्रवर्तते। अत्र एकस्य शोधप्रबन्धस्य निरूपणानन्तरं को विषयः स्वीकर्तव्यः इति जनाः प्रत्यहं मम सविधे आगत्य मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझे क्या शोध करना है। तो ऐसे शोध करने के लिए आप विषय को ढूंढते ढूंढते आते हैं तो मुझे हंसी आती है। यदि इतने शोध प्रबंध पहले निरूपण हो चुके हैं तो कम से कम एक एक शोध प्रबंध 5 प्रश्न उठाते हैं तो स्कोप दिखाते हैं, तो आगे वाले जो आने वाले दिनों में जो शोध करने वाले हैं उनके लिए उसमें ही प्रबंध में जिज्ञासा विषय मिल जाता है। तो इस तरह हमें मैंने साइंस के कुछ अच्छे प्रबंधों को देखा है। एवरी थीसिस विल गिव ए स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च इनटू दैट फील्ड, देयरफॉर रिसर्च फील्ड कंटिन्यूअसली ग्रोस। हमारे रिसर्च फील्ड क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। संस्कृत विद्यापीठों में अभी करने का कुछ नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, सब कर चुके हैं, अभी करने के लिए कुछ नहीं बचता है। सब ऐसा ठीक नहीं है। हमें ऐसा करना होगा कि हमारे क्षेत्र विस्तार होते जाना है, हमारे क्षेत्र को विस्तार करते जाना है। विस्तार करने के लिए नया नया 5 प्रश्नों को आपको स्कोप के रूप में दिखाना है। यदि दिखा नहीं सकते हैं तो वह प्रबंध
वास्तविक रूप से उपादेय नहीं होता। तो मैंने आज इत्येषा दिक् प्रदिक् इति शास्त्र विषयेषु यथा दिक् प्रदर्शनं क्रियते तथा भवद्भिः दिक् प्रदर्शनं कार्यम् इति शोध शास्त्र पद्धत्या शोध कार्यं कथं भवति इत्येतत् मया अत्र निरूपितम्। अन्येपि केचन अंशाः सन्ति तदहं श्वः मम व्याख्यानावसरे तत् निरूपयामि। अद्य एतस्मिन् व्याख्याने भवतां यः कोऽपि प्रश्नः जिज्ञासा वा भवेत् भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति। अहं यथाशक्ति तत्र उत्तरं दातुं प्रयते।